हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। बच्चों, हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के 1 by 1 सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो हम कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको हम अब डिस्कस करेंगे एंड 1 by 1 उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का अपने बुक के अंदर आप पेज ओपन कर लीजिए। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि पालमपुर विलेज के अंदर कितनी फैमिलीज हैं, कितनी पॉपुलेशन है? 450 फैमिलीज की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो उन 450 फैमिलीज में से हमने ये बताना है कि जो एंटायर पॉपुलेशन है वहां की 450 फैमिलीज की, उन 450 फैमिलीज के अंदर लैंड एरिया किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इन 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज जो हैं वो लैंडलेस है, यानी कि उनके पास कुछ भी लैंड एरिया नहीं है। ठीक है, वो लैंडलेस है। एंड जो रिमेनिंग 300 फैमिलीज हैं उनके पास अपने लैंड है। ठीक है, ओन लैंड, यानी कि उनके पास अपने लैंड है। अब इन 300 फैमिलीज में से 240 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं, जो कि स्मॉल फार्मर्स में इंक्लूड होती है, यानी कि उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर का लैंड एरिया है। ठीक है, और जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज हैं, ये 60 फैमिलीज क्या हैं? लार्ज फार्मर्स में इंक्लूड हैं। लार्ज फार्मर्स का मतलब जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर का लैंड एरिया है, मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड एरिया। ठीक है, देखो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का। लैंड एरिया जो भी पालमपुर विलेज के अंदर है, टोटल पॉपुलेशन है 450 फैमिलीज की, उसमें से 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि लैंडलेस है, जिनके पास अपना लैंड है ही नहीं। ठीक है, तो इनके पास 0 हेक्टेयर लैंड है। रिमेनिंग 300 फैमिलीज हैं, उन 300 फैमिलीज के पास अपना लैंड है, लेकिन उनमें से 240 फैमिलीज ऐसी हैं, 240 फैमिलीज हैं स्मॉल फार्मर्स की। स्मॉल फार्मर्स मींस वो फार्मर्स जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर का एरिया है अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, यानी कि खेती करने के लिए उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर का एरिया है, जो कि वो 240 फैमिलीज में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो 240 फैमिलीज हैं वो 240 फैमिलीज स्मॉल फार्मर्स में इंक्लूड होती हैं, उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर का एरिया होता है। ठीक है, जिस भी फार्मर के पास लेस देन 2 हेक्टेयर का एरिया होगा ना, वो फार्मर क्या कहलाएगा? स्मॉल फार्मर। ठीक है, तो इन 240 फैमिलीज के अंदर हर फार्मर के पास लेस देन 2 हेक्टेयर का एरिया है, बहुत ही कम एरिया है जिस पर वो कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन बहुत ही कम है। रिमेनिंग जो 60 फैमिलीज हैं ये लार्ज फार्मर्स कहलाते हैं। लार्ज फार्मर मींस वो फार्मर जिसके पास मोर देन 2 हेक्टेयर का एरिया होता है अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, तो जिसको कल्टीवेशन के लिए मोर देन 2 हेक्टेयर का एरिया गिवन होता है वो फार्मर लार्ज फार्मर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से लैंड एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने देखा कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स तो ज्यादा हैं, लेकिन उनके पास लैंड एरिया कम है, जिसकी वजह से हर स्मॉल फार्मर को स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड गिवन होता है कल्टीवेशन के पर्पस से, जिसकी वजह से उस स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करके उन्हें कोई भी इतनी इनकम जनरेट नहीं होती कि जिससे वो आगे के लिए सेविंग कर सके। ठीक है, उससे वो अपनी बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें मनी बोरो करनी पड़ती है। तो बेसिकली आपने ये सिनेरियो सारा देखा कि किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है वो उसी डायग्राम पर ही बेस्ड है जो मैंने आपको अभी बताया। देखो, distribution of land among 450 families of Palampur
इज गिवन एज बिलो, एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, और यहाँ पर है नंबर ऑफ फैमिलीज। 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज के पास 150 फैमिलीज लैंडलेस है, उनके पास 0 हेक्टेयर लैंड एरिया है। उनमें से रिमेनिंग बच गए 300 फैमिलीज। 300 में से 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर का एरिया है, मींस जो कि क्या है, स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, और जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज बची, 300 में से 240 के पास लेस देन 2 हेक्टेयर का एरिया है, वो स्मॉल फार्मर्स हैं, और जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज हैं उनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर का एरिया है, मींस ये सभी क्या हैं, लार्ज फार्मर्स हैं। तो आपने सिर्फ इतना बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि 450 फैमिलीज के अंदर लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाई आर द वेजेस ऑफ फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेजेस। हमने देखा था जब हमने डिस्कस किया इस लेबर के टॉपिक को, हमने सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, लेबर के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो हमने एक केस पढ़ा डाला एंड रामकली का। डाला एंड रामकली के केस में आपने क्या देखा था बच्चों, कि वो दोनों ही लैंडलेस फार्म लेबरर्स हैं, लैंडलेस है, बहुत ही पुअर हैं, वो फार्म लेबरर्स हैं। वो क्या करते हैं, एज ए फार्म लेबरर वर्क करते हैं, मतलब जो अलग अलग बड़े बड़े लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके खेतों में एज ए लेबर वो वर्क करते हैं। ठीक है, वो दोनों ही, लेकिन अब उन्हें मिनिमम वेजेस से कम क्यों मिलते हैं? मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन डाला और रामकली जो है वो मिनिमम वेजेस से भी कम पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फार्म लेबरर्स हैं, नंबर ऑफ फार्म लेबरर्स ज्यादा हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, कम वेजेस पर भी काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पर आप डाला एंड रामकली का जो केस है वो एक बार अपना रीड करना, उससे आपको सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। डाला एंड रामकली, ठीक है। देयर आर मैनी लैंडलेस फार्म लेबरर्स, लैंडलेस फार्म लेबरर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिन्हें लेस देन मिनिमम वेजेस पे किए जाते हैं पालमपुर विलेज के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड वेजेस सेट किए हुए हैं कि जो फार्म लेबरर्स हैं उन्हें इतने मिनिमम वेजेस तो मिलने ही चाहिए, 300 पर डे के वेजेस उन्हें मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लैंडलेस फार्म लेबरर्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फार्म लेबरर्स ज्यादा हैं, इस वजह से हर फार्म लेबरर के बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वो कम वेजेस पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। The government declared wage for a farm laborer is 300 per day. गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था कि 300 पर डे के मिनिमम वेजेस हर फार्म लेबरर को मिलने चाहिए। बट द कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर इज वेरी हाई, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फार्म लेबरर ज्यादा है, उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, विच इज वाई पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। सेम वे से डाला और रामकली भी इसी तरीके के ही फार्म लेबरर्स हैं, वो भी इसी वजह से कम वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो गए। इसी वजह से ये फार्म लेबरर्स जो होते हैं वो बहुत ही पुअर होते हैं, क्योंकि इन्हें अपने काम के वेजेस बहुत ही कम मिलते हैं, स्टैंडर्ड मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस पे ये काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपको ये पता चल गया ना कि ये क्यों मिनिमम वेजेस से कम पे काम करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ फार्म लेबरर्स ज्यादा है। क्योंकि अगर सपोज डाला ने अगर मना कर दिया कि मिनिमम वेजेस से कम पर मैं काम नहीं करूंगा, तो क्योंकि नंबर ऑफ फार्म लेबरर्स ज्यादा है, तो जो लार्ज फार्मर्स होंगे वो उसकी बजाय किसी और को अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है, इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, इसको हायर नहीं करेंगे, तो इसकी जगह पे किसी और को हायर कर लेंगे। इसी वजह से यही सोचकर हर फार्म लेबरर कम पे काम करने के लिए रेडी हो जाता है। अगर मानकर चलो कि जो फार्म लेबरर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में हों, ठीक है, मतलब 4-5 ही फार्म लेबरर हैं, वो ही काम करते हैं, तो उनका वो अपना वेजेस मिनिमम वेजेस पे ही काम करेंगे, ठीक है, उससे कम पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है उनकी लिमिटेड सप्लाई है। अगर हम काम करने से मना कर देंगे तो कोई और नहीं है जो उनके लिए काम करेगा, तो उन्हें ज्यादा पे ही काम कराना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन डिफरेंट है, अब फार्म लेबरर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर एक मना कर देगा मिनिमम वेजेस से कम पे काम करने के लिए, एक फार्म लेबरर मना कर देगा, तो वो किसी और को अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है, किसी और को एज ए फार्म लेबरर हायर कर लेंगे। इसी वजह से हर फार्म लेबरर कम पे काम करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखो, इन योर रीजन टॉक टू 2 लेबरर्स,
आपने 2 टाइप के लेबरर से बात करनी है, ठीक है। ये आपने खुद से करना है बच्चों, बेसिकली ये क्वेश्चन आपके लिए ही है, इसका आंसर आपने ही फाइंड आउट करना है। क्या है कि अपने रीजन के अंदर जिस एरिया में आप रहते हो उसके आसपास में 2 टाइप के फार्म लेबरर, 2 टाइप के लेबरर से आपने बात करनी है। चूज आइदर फार्म लेबरर, 2 फार्म लेबरर आपने, मतलब 2 टाइप के लेबर आपने चूज करने हैं, ठीक है। दो लेबर आपने लेकर चलनी है, उनसे बात करनी है। अब वो दोनों या तो फार्म लेबरर भी हो सकते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन एरिया में लेबर लगी होती है उनसे भी आप बात कर सकते हो। आपने बेसिकली उनसे पूछना क्या है, देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी कुछ वर्क करने वाले लेबर होते हैं, ठीक है, उनसे भी आप बात कर सकते हो, लेकिन 2 आपने सेलेक्ट करने हैं। उनसे आपने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, व्हाट वेजेस डू दे गेट, वो कितने वेजेस उन्हें मिल रहे हैं, ठीक है, उन्हें उनके काम के कितने वेजेस मिल रहे हैं, क्या वो वेजेस कैश में मिल रहे हैं या काइंड में। कैश में मिलने का मतलब कि काम करेंगे और बदले में पैसे मिलेंगे, और काइंड में मिलने का मतलब कि वो काम कर रहे हैं और बदले में हम जब किसी को काम करवाने के बदले में कुछ भी दे देते हैं अदर देन कैश, कैश के अलावा जब हम किसी को कुछ दे देते हैं, जैसे खाने का सामान दे देते हैं या फिर पहनने के लिए कपड़े दे देते हैं, तो ये क्या है, वेजेस इन काइंड, उसे हम वेजेस इन काइंड बोलते हैं, ठीक है। आपने उन फार्म लेबरर से पूछना है, चाहे वो फार्म लेबरर हो या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लेबर हो, ठीक है। आपने उनसे पूछना है कि क्या आपको वेजेस जो हैं वो कैश में मिलते हैं या काइंड में मिलते हैं, ठीक है। डू दे गेट वर्क रेगुलरली, क्या उन्हें काम रेगुलरली मिलता है, ठीक है, या ऐसा होता है कि सीजनल वर्क होता है उनका, ठीक है। तो आपने उनसे ये भी पूछना है कि क्या आपको रेगुलर वर्क मिलता है। आर दे इन डेट, क्या वो डेट की सिचुएशन में है। डेट की सिचुएशन का मतलब कि उन्होंने लोन ले रखा है, क्या उन्होंने किसी से मनी बोरो कर रखी है, ये आपने पूछना है, ठीक है। आपने उनसे पूछना है कि क्या उन्हें जो वेजेस हैं वो किस टाइप से मिलते हैं, मतलब कितने वेजेस मिलते हैं, वेजेस कैश में मिलते हैं या काइंड में मिलते हैं, क्या उन्हें रेगुलर वर्क मिलता है या नहीं, क्या उन्होंने मनी बोरो करी हुई है, कि जो वेजेस उन्हें मिलते हैं क्या वो सफिशिएंट हैं उनके बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, या उन्हें मनी बोरो करनी पड़ती है, उन्हें डेट लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपने ये उनसे पूछना है, लेकिन ये आपने क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करना है और साथ ही हम इसका कुछ आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। द लेबरर्स वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट गेट डेली वेजेस ऑफ ₹600 पर डे। जब आप उनसे बात करोगे तो देखना वो यही आपको बताएंगे कि उन्हें डेली वेजेस, उन्हें रेगुलर वर्क भी मिलता है और उन्हें डेली वेजेस मिलते हैं, मींस डेली बेसिस पे उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं उनके काम के, दैट इज 600 पर डे। दे आर पेड इन कैश, और उन्हें कैश में ही दिया जाता है। आपके आसपास भी जब आपका मानकर चलो कि आपका घर आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, वहां पर जो लेबर वर्क करती है तो आप उसको डेली वेजेस देते हो ना, ठीक है, और कैश में ही देते हो, काइंड में तो नहीं देते, तो कैश में दिए जाते हैं और रेगुलर वर्क के लिए, ठीक है। दे डोंट हैव एनी डेट, और उनके पास कोई डेट भी नहीं होता, मतलब यानी कि उन्हें कोई मनी बोरो नहीं करनी पड़ती, ठीक है। डेट मीन्स मनी बोरो करना, यानी कि उन्हें कोई मनी बोरो नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनके पास 600 पर डे के उन्हें वेजेस मिलते हैं जो कि उनकी बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये आपने खुद से भी करके देखना है बच्चों। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। हमने स्टार्टिंग में ही जब लैंड से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट किए तो हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि पालमपुर विलेज के अंदर लैंड एरिया फिक्स्ड है। सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा कि फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए, फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे ही क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करवाने के लिए जो फार्मर्स है वो बेसिकली 2 मेथड्स को यूज करते हैं। फर्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकेंड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड क्या क्या है। फर्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, देखो ये पिक्चर से आपको रिवाइज हो जाएगा। हमने जो चैप्टर के अंदर मल्टीपल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें हमने देखा था कि फार्मर्स जो है वो एक ही जगह पर सेम पीस ऑफ लैंड पर ये अलग अलग टाइप की फसलें एक साथ उगा रहे हैं। हमने देखा था वो वीट की क्रॉप उगा रहे थे, ज्वार बाजरा उगा रहे थे, देन शुगर केन की भी क्रॉप वहां पर उगा रहे थे, एंड
पोटैटो की क्रॉप ग्रो कर रहे थे। तो हमने देखा कि सेम पीस ऑफ लैंड पे एक साल के अंदर एक से ज्यादा फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, दिस इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग में एट लीस्ट 2 क्रॉप्स एक साथ उगाई जाती हैं। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट तो तभी अराइज होगा ना जब एक साथ सेम पीस ऑफ लैंड पे एक साल के अंदर एक से ज्यादा फसल उगाई जाए। ठीक है, तो मल्टीपल एज द नेम सजेस्ट कि मल्टीपल क्रॉपिंग, एक क्रॉप उगाई नहीं जा रही, एक से ज्यादा फसलें एक साथ उगाई जा रही हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ग्रोइंग द प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग। हेयर मोर देन 1 क्रॉप, इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो की जाती है ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग लैंड पे अलग अलग क्रॉप उगाई जा रही है, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कहेंगे। एक ही लैंड पे मींस सेम पीस ऑफ लैंड, क्योंकि उनका लैंड एरिया फिक्स्ड है ना, उसमें एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जितना भी लैंड एरिया उनके पास है उसी पर ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, एक साथ कई सारी फसलें उगाई, जिसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, मोर देन 1 क्रॉप उगाई जाती है, ग्रो की जाती है ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। इंडियन फार्मर्स ग्रो एट लीस्ट मोर देन 2 मेन क्रॉप्स इन अ ईयर। जो इंडियन फार्मर्स हैं वो मोर देन 2 क्रॉप्स, एक साल में 1 से 2 से ज्यादा फसलें एक साथ उगाते हैं, यानी कि वो भी मल्टीपल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करते हैं। सेकेंड आता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम क्या करते हैं बच्चों, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, साथ ही इरिगेशन के लिए हम ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स यूज किए जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं बच्चों, मॉडर्न फार्मिंग मेथड कंसिस्ट ऑफ कल्टिवेबल एरियाज वेयर HYV सीड्स यूज करते हैं, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता था, ट्रेडिशनल सीड्स को यूज किया जाता है, लेकिन इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं। इरिगेशन के मतलब इरिगेशन की भी प्रॉपर सप्लाई वहां पर होती है। ठीक है, मतलब इरिगेट करने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर की भी प्रॉपर सप्लाई चाहिए होती है। देयर यूज ऑफ सिंपल वुडन प्लो इज रिप्लेस्ड बाय ट्रैक्टर्स एंड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। इसमें पहले क्या होता था, पहले हम बैलगाड़ियों का यूज करते थे, वुडन प्लो को यूज करते थे, ठीक है, प्लॉइंग करने के लिए, लेकिन अब ट्रैक्टर्स को यूज करते हैं। अब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर थ्रेशर्स को यूज कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए हम ट्यूबवेल्स का यूज कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग जितनी प्रोडक्शन होती थी अब हमारी उससे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि अब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर लिए थे कौन कौन से अलग अलग फार्मिंग मेथड जब यूज किए जाते हैं। HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डैम्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। देन पंप सीड्स, कैनाल्स, डीजल से ट्रैक्टर थ्रेशर्स चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी किस में आते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। जिस फार्मर के पास 1 हेक्टेयर का लैंड होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, 5th क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने यही पढ़ा था कि जिस भी फार्मर के पास लेस देन 1 हेक्टेयर का एरिया होता है वो क्या कहलाता है, स्मॉल फार्मर। ठीक है, देखो लेस देन 1 हेक्टेयर का जो एरिया है कल्टीवेटेड एरिया, जिस एरिया पे कल्टीवेशन की जाएगी, अगर वो लेस देन 1 हेक्टेयर का एरिया है तो वो मतलब बहुत ही स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया अंडर कल्टीवेशन। इस स्मॉल एरिया पर जब कल्टीवेशन की जाती है तो कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती, बहुत ही स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन हो पाती है, जिसको सेल करने से कोई ज्यादा इनकम अर्न नहीं हो पाती, यानी कि इतनी भी इनकम अर्न नहीं हो पाती कि वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो वो क्या करते हैं, वो स्मॉल फार्मर्स क्या करेंगे, मनी बोरो करेंगे। ठीक है, मनी बोरो करनी पड़ती है उन्हें
यानी कि वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो जिन किसानों के पास लेस देन 1 हेक्टेयर का एरिया होता है वो कौन होते हैं? स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि उनके पास लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन बहुत कम होता है। लेस देन 1 हेक्टेयर का एरिया कितना स्मॉल होता है, तो उस पे उन्हें कल्टीवेशन करनी पड़ती है। उस पे भले ही वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी यूज कर लें, फिर भी इतनी क्रॉप नहीं उगा पाते, इतनी इनकम अर्न नहीं कर पाते कि वो अपना जो बेसिक नीड्स है उनको भी प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर सके। तो वो उन्हें क्या करना पड़ता है? लोन लेना पड़ता है, मनी बोरो करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो मनी को, जितनी मनी बोरो करते हैं उसको रीपे करने की भी सिचुएशन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। हमने उस फार्मर का वर्क बताना है, मतलब उस फार्मर के बारे में बताना है जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर का लैंड होता है, यानी कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन लगा लो आप 1 हेक्टेयर के करीब जिसके पास होती है, उसका हमने सिचुएशन उसकी डिस्कस करनी है। देखो डिस्कस करते हैं हम। अ फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड विल बी कॉल्ड स्मॉल फार्मर। ठीक है, वो स्मॉल फार्मर कहलाता है सिंस द एरिया फॉर कल्टीवेशन इज स्मॉल। उसके पास जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से जो आउटकम होता है वो भी ज्यादा हाई नहीं होता, आउटकम भी कम ही होता है। ठीक है, यील्ड कम होगी, क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन स्मॉल होगा तो ऑब्वियसली यील्ड आउटपुट भी कम होगा। सो इन ऑर्डर टू बी एबल टू यील्ड द लैंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे द फार्मर नीड्स मनी। अब उन्हें मनी चाहिए, तो मनी वो कहां से अरेंज करते हैं? बोरो कर लेते हैं मनी लेंडर से, और वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, आपने लास्ट क्लास में सविता का एग्जांपल लिया था। सविता का हमने एक केस पढ़ा था, सविता और तेजपाल सिंह का। सविता ने मनी बोरो करी थी और तेजपाल सिंह ने उससे 3000 मनी बोरो करने पे, उसने 3000 मनी बोरो करी, तेजपाल सिंह ने उससे 24% का इंटरेस्ट चार्ज किया, और साथ ही ये कंडीशन रखी कि हार्वेस्टिंग सीजन में सविता को तेजपाल सिंह के जो फील्ड्स हैं वहां पर काम करना पड़ेगा एज ए फार्म लेबरर, और वो भी बहुत ही लो वेजेस पे, दैट इज 100 रुपीज पर डे। ठीक है, तो ये बहुत ही कम है। तो यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? मनी बोरो करनी पड़ती है, और वो भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एंड मे ऑल्सो हैव टू वर्क एज फार्म लेबरर फॉर द मनी लैंडर। और जो मनी लैंडर होते हैं उनके लिए एज ए फार्म लेबरर भी वर्क करना पड़ता है। ठीक है, वहीं सविता और तेजपाल सिंह वाला आप केस डिस्कस करना है। इसमें हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, जिसमें हमने सविता एंड तेजपाल सिंह के बारे में पढ़ा था। तेजपाल सिंह ने सविता को मनी लैंड करी, और साथ ही उससे ये कंडीशन, मतलब उससे ये भी कंडीशन फुलफिल करवाई कि वो उसके फील्ड्स में एज ए फार्म लेबरर वर्क करेगी विद वेरी मिनिमम वेजेस 100 रुपीज पर डे। ठीक है, तो यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास स्मॉल एरिया अंडर कल्टीवेशन है, उस स्मॉल एरिया पे क्योंकि प्रोडक्शन कम होती है तो उनकी इनकम भी कम होती है। अब उस पे कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए, उस पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने के लिए वो क्या करते हैं? उन्हें मनी चाहिए। अब उन्हें मनी चाहिए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी, और आगे फार्मिंग करने के लिए भी उन्हें मनी चाहिए। वो मनी वो बोरो करते हैं। ठीक है, लार्ज फार्मर से बोरो करेंगे तो लार्ज फार्मर उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उनसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते हैं, और उन्हें एज ए फार्म लेबरर भी वर्क करवाते हैं उनसे। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स को लार्ज फार्मर के लिए एज ए फार्म लेबरर भी वर्क करना पड़ता है, और ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, और एक बार अगर फार्म कल्टीवेट हो जाए, एक बार प्रोडक्शन हो जाती है, तो जो प्रोड्यूस होता है, जितनी भी प्रोडक्शन होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारी सारी प्रोडक्शन हो जाती है, उस प्रोडक्शन में से कुछ पार्ट हम कंजम्पशन के लिए अलग कर लेते हैं, फैमिली कंजम्पशन के लिए, एंड जो रिमेनिंग बचता है वो हम सेल कर देते हैं। ठीक है, तो जितना, जब फार्म कल्टीवेट हो जाए एक बार, तो प्रोड्यूस मतलब यानी कि जितने भी प्रोडक्शन होती है उसको डिवाइड करना पड़ता है। फॉर पर्सनल यूज के लिए अलग रखना पड़ता है, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, एंड फॉर सेलिंग इन द मार्केट, दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, वट एवर प्रॉफिट इज अर्न, फिर उन्हें जो भी प्रॉफिट होता है वो भी उन्हें लोन का इंटरेस्ट पे करने में ही उनका सारा खत्म हो जाता है। वट एवर प्रॉफिट इज अर्न द फार्मर हैज टू यूजुअली गिव इट अवे टू द मनी लैंडर, एंड द लिटिल सम ऑफ मनी इज लेफ्ट फॉर द यूज ऑफ फार्मर। ठीक है, फार्मर के खुद के यूज के लिए बहुत ही कम मनी बचती है। द ओनली हेल्प अ स्मॉल फार्मर गेट इज दैट ऑफ हिज फैमिली मेंबर, और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बाहर से कोई फार्म लेबरर भी हायर नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स को ही एज ए फार्म लेबरर अपने साथ काम करवाते हैं। ठीक है,
स्मॉल फार्मर की आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई। उनके पास स्मॉल एरिया होता है जिस पर वो कम प्रोडक्शन करते हैं, कम इनकम होती है, मनी बोरो करनी पड़ती है, मनी बोरो करते हैं तो उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, एज ए फार्म लेबरर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसमें से कुछ पार्ट फैमिली कंजम्पशन के लिए अलग करके जो रिमेनिंग होती है, जो मार्केट में सेल करते हैं, वो जितना भी मनी वो रिसीव करते हैं सेल करने पे, उसमें से भी आधे से ज्यादा मनी तो मनी लैंडर्स को रीपे करने में ही चली जाती है, और जो बहुत स्मॉल पार्ट ही उनके पास अपनी कंजम्पशन के लिए बचता है, ठीक है। और जो उन्हें लेबर रिक्वायर्ड होती है अगर फार्म में, मीन्स अपने फील्ड्स में काम करवाने के लिए अगर उन्हें लेबर चाहिए तो वो लेबर भी बाहर से हायर नहीं करते, क्योंकि वो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके पास इतनी मनी नहीं होती, ठीक है, इतनी इनकम उनकी नहीं है, तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को ही एज ए फार्म लेबरर अपने साथ काम करवाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पर हमने स्मॉल फार्मर की सिचुएशन को एक्सप्लेन करना था जो हमने उस चैप्टर में पूरी की पूरी पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। अब हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास मनी नहीं होती फार्मिंग के लिए, उन्हें मनी बोरो करनी पड़ती है, ठीक है। जो मनी बोरो करते हैं उस पर भी लार्ज इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, एज ए फार्म लेबरर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने अपनी बुक से जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था सविता और तेजपाल सिंह का जो केस था वो आपने एक बार रीड करना है, उससे आपको और ज्यादा डिटेल में क्लैरिटी हो जाएगी इस क्वेश्चन की, ठीक है, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। अब बात आती है कि स्मॉल फार्मर्स की तो हमने सिचुएशन देख ली कि उन्हें मनी कैसे अरेंज करनी पड़ती है फार्मिंग के लिए जो रिक्वायर्ड होती है। अब हम लार्ज और मीडियम फार्मर्स की बात करते हैं कि उन्हें मनी जो रिक्वायर्ड होती है वो कैसे अरेंज करते हैं। देखो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि लैंड एरिया का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या है कि जो लार्ज फार्मर है उनको तो बहुत बड़ा एरिया अंडर कल्टीवेशन गिवन है, ठीक है। तो जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन ज्यादा होता है, उनके पास मोर लैंड एरिया होता है अंडर कल्टीवेशन, यानी कि खेती करने के लिए उनके पास ज्यादा लैंड एरिया अवेलेबल है। ज्यादा लैंड एरिया अवेलेबल होने की वजह से उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं, वो ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो उनके पास इनकम भी ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो प्रोडक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो अपनी कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, और रिमेनिंग जो है वो हम सेल करने के लिए यूज करते हैं। तो जो कंजम्पशन है वो तो फिक्स्ड है, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था ना कि कंजम्पशन फिक्स्ड होती है। प्रोडक्शन अगर उनकी बढ़ेगी क्योंकि उनके पास लैंड एरिया ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उनका जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा कंजम्पशन के बाद, क्योंकि कंजम्पशन तो फिक्स्ड है ना, तो कंजम्पशन के बाद जो उनका रिमेनिंग पार्ट बचता है सेल करने के पर्पज से वो ज्यादा बचेगा। सेल ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा होगी, इनकम उनके पास ज्यादा होती है, इस वजह से उन्हें कोई बोरो करने की नीड नहीं होती, नो नीड टू बोरो, उन्हें बोरो करने की नीड नहीं होती, जिसकी वजह से उनके पास सेविंग्स जो हैं ज्यादा होती हैं। और उन सेविंग को वो किस किस तरीके से यूज करते हैं हमने डिस्कस किया था, या तो वो अपनी कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर लेंगे, यानी कि या तो अपनी उस सेविंग को फिक्स कैपिटल की तरह यूज करेंगे, ट्रैक्टर्स परचेज कर लेंगे, इक्विपमेंट्स परचेज कर लेंगे, या फिर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको मनी लैंड करने के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है, या फिर अपनी नेक्स्ट सेशन की जो फार्मिंग होगी उसमें एज ए वर्किंग कैपिटल की तरह यूज करने के लिए इस मनी को अलग से रख लेंगे, ठीक है। तो आपको लार्ज और मीडियम फार्मर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये सारा समझ आ गया कि इनको मनी जो रिक्वायर्ड होती है वो ये कैसे अरेंज करते हैं। देखो लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस। देखो ये जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन के बाद जितना भी हमारा प्रोडक्शन का पार्ट बच जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस, ठीक है। सरप्लस का मतलब प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन इक्वल टू सरप्लस। ये जो सरप्लस प्रोडक्शन होती है इसको मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि उनके पास लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन ज्यादा है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से कंजम्पशन तो अब फिक्स्ड है, इसी वजह से उनका सरप्लस ज्यादा बचता है, ज्यादा सेल होती है, ज्यादा इनकम वो
अर्न कर पाते हैं, ज्यादा इनकम अर्न कर पाते हैं, तो उन्हें बोरो करने की नीड नहीं होती और वो उनके पास सेविंग्स भी ज्यादा होती हैं। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड कीप फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सेशन। मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए एज ए वर्किंग कैपिटल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, एज ए वर्किंग कैपिटल की तरह अपनी सेविंग को यूज करते हैं नेक्स्ट सेशन की फार्मिंग के लिए। A few of them give away the saving to small farmers। अब हमने बात करी कि जो लार्ज फार्मर के पास ज्यादा सेविंग बचती है वो किस किस तरीके से यूज करते हैं। पहली, लैंड करने के लिए, स्मॉल फार्मर्स को लोन देने के पर्पज से यूज करते हैं। सेकेंडली, एज ए वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं नेक्स्ट सेशन की फार्मिंग के लिए, और या फिर एज ए फिक्स कैपिटल यूज करते हैं कोई भी इक्विपमेंट परचेज करने के लिए जो कि फार्मिंग में यूज होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स को लोन देने के पर्पज से यूज कर लेते हैं और उन्हें लोन देते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे एंड गेट बैक द अमाउंट बाय द नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीजन तक उनसे अमाउंट भी वापस ले लेते हैं और साथ ही उनसे हाई रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, thus they are able to arrange for the capital for farming from their own saving। यानी कि उन्हें जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है फार्मिंग के लिए वो बोरो करने की नीड नहीं होती, उनके पास अपनी सेविंग्स होती हैं अलग से जिसको वो यूज करते हैं नेक्स्ट सेशन की फार्मिंग में। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज सेविंग टू बाय कैटल, ट्रक और टू सेटअप शॉप्स। और कुछ क्या करते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड ही कुछ इक्विपमेंट्स परचेज कर लेते हैं, यानी कि अपनी उस सेविंग को एज ए फिक्स कैपिटल यूज कर लेते हैं, जैसे कि कैटल परचेज करने के लिए। ठीक है, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ये सभी चीजें जो कि फार्मिंग में यूज होती हैं, ये सभी चीजें परचेज करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, आपको मीडियम और लार्ज फार्मर्स का सारा सिचुएशन समझ में आ गई, स्मॉल फार्मर्स की समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह। सविता को तेजपाल सिंह से लोन किन टर्म्स पे मिला था। वुड सविता's कंडीशन बी डिफरेंट इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि क्या उसे बैंक से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। देखो, सविता और तेजपाल सिंह का मैंने आपको केस अभी समझाया भी था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि सविता को तेजपाल सिंह से लोन लेने के लिए एक तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ा और साथ ही उसके फील्ड्स में एज ए फार्म लेबरर वर्क करने के लिए भी रेडी होना पड़ा। ठीक है, हार्वेस्टिंग टाइम पे। तो वो यही पूछ रहा है कि सविता को तेजपाल सिंह से लोन लेने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ी, और वुड सविता's कंडीशन बी डिफरेंट इफ शी कुड गेट ए लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या वो बैंक से अगर उसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता तो क्या उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती। हम डिस्कस करते हैं पहले तो सविता और तेजपाल सिंह का केस। सविता को तेजपाल सिंह से लोन मिला किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 24% इंटरेस्ट रेट पे। उसने 3000 रुपीज बोरो किए तेजपाल सिंह से। 3000 रुपीज बोरो करने के बदले में तेजपाल सिंह ने उससे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, 24% इंटरेस्ट रेट। इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया फॉर 4 मंथ्स। सिर्फ 4 मंथ्स का 24% इंटरेस्ट रेट उससे चार्ज किया एंड ऑल्सो हैड टू वर्क फॉर तेजपाल सिंह एज ए फार्म लेबरर। और सविता को तेजपाल सिंह के फील्ड्स में एज ए फार्म लेबरर वर्क करने के लिए भी एग्री होना पड़ा। ठीक है, एट द वेजेस ऑफ ₹100 पर डे ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। और इतने कम वेजेस पे काम करने के लिए उसे रेडी होना पड़ा तेजपाल सिंह के फील्ड्स में। ठीक है, ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। समझ में आया आपको। सविता और तेजपाल सिंह का जो केस था उसमें क्या क्या कंडीशंस पे सविता को लोन मिला था। एक तो उसने 3000 की मनी बोरो करी, उस पर उसे 24% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ा, एज ए फार्म लेबरर वर्क करने के लिए रेडी होना पड़ा, और वो भी 100 रुपीज पर डे के वेजेस पे, बहुत ही कम वेजेस पे। ठीक है, 4 मंथ्स के लिए उसे इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला, इतने कम वेजेस पे काम करने के लिए उसे रेडी होना पड़ा। तो यानी कि ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस उसे फुलफिल करनी पड़ी तेजपाल सिंह से लोन लेने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि अगर उसे यही लोन बैंक से मिल जाता तो बैंक से उसे एक तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता, और दूसरा कि बैंक से लोन लेने पे उसे एज ए फार्म लेबरर किसी के लिए वर्क ना करना पड़ता इतने कम वेजेस पे। ठीक है, तो इफ सविता वुड हैव बोरोड द लोन फ्रॉम द बैंक, अगर उसे बैंक से लोन मिल जाता, then her condition would be better,
उसकी कंडीशन बेटर होती, क्योंकि बैंक से लोन, एक तो उसे लो रेट पे लोन मिल जाता, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और दूसरा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता और उसे एज ए फार्म लेबरर वर्क भी ना करना पड़ता, जिस तरीके से उसे तेजपाल सिंह के लिए वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, बैंक्स प्रोवाइड लोन एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। Moreover, Savita should have devoted more time to her own field instead of working for तेजपाल सिंह एज ए फार्म लेबरर। बैंक से लोन लेने पे उसे तेजपाल सिंह के लिए एज ए फार्म लेबरर वर्क करने की बजाय वो अपने फील्ड्स में, जो हार्वेस्टिंग टाइम पे अपने फील्ड्स में वो ज्यादा ध्यान दे पाती, क्योंकि उसे किसी के लिए एज ए लेबर वर्क भी ना करना पड़ता। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर बैंक से उसे लोन मिल जाता तो उसकी कंडीशन बेटर होती, जो कि अब उसकी कंडीशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तक आपने चैप्टर में जितना भी सीखा उन सभी टॉपिक से रिलेटेड ही वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपका सारा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए आपने उनको रिवाइज जरूर करना है, साथ ही उनके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गए होंगे आज के क्वेश्चन। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।